यह कहानी स्वरचित है। कृपया इसकी चोरी ना करें। यह कहानी हमारे देश के उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे भरोसे अपने परिवारों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। देश प्रेम, एक शौर्य गाथा, भाग 2। अभी तक आपने जाना, कविता जी के बड़े बेटे संजय की शादी है। कविता जी अपने पति शहीद कर्नल सिंह बलवंत राणा जी को याद करती हैं। उनका छोटा बेटा विक्रांत उन्हें ढूंढता हुआ आता है और दोनों पुरानी यादों में खो जाती हैं कि कैसे बलवंत सिंह राणा जी ने अपने देश की खातिर अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया था। कविता जी ने बहुत मुश्किल हालातों का सामना करते हुए अपने चारों बच्चों का पालन पोषण किया था। फिर दोनों अपने अतीत की यादों से बाहर आते हैं। अब आगे कविता जी और विक्रांत दोनों शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। घर में नई दुल्हन का प्रवेश होता है। कविता जी अपनी बहू नीलम का स्वागत बड़े ही प्यार के साथ करती हैं। धीरे धीरे नीलम ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। नीलम एक समझदार लड़की थी। वो अपनी सास के किए हुए त्याग को अच्छे से जानती थी। अब नीलम अपनी सास कविता जी को सिर्फ आराम और खुशियां देना चाहती थी। कविता जी का बड़ा बेटा संजय अब एक दुकान संभालने लगा था और नीलम को घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए धीरे धीरे 2 वर्ष बीत जाते हैं। संजय और नीलम के जीवन में खुशियों का आगमन तब होता है जब उनकी प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। कविता जी अपने परिवार को फलते फूलते देखकर बहुत खुश थी। इधर विक्रांत, जो अपने पिता को अपना आदर्श मानता था, बचपन से ही वो भी अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहता था। उसका यह जज्बा समय गुजरने के साथ साथ और भी ज्यादा प्रबल होता जा रहा था। समय का चक्र अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कुछ वर्ष और बीते और कविता जी की तबीयत अब कुछ खराब रहने लगी थी। कविता जी ने अपने दूसरे बेटे अजय की भी शादी करा दी थी, लेकिन मंझली बहू नेहा नीलम जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बस अपने और अपने पति से मतलब रखती थी। वो परिवार में मेलजोल बनाकर नहीं रखती थी। यह सब कविता जी और नीलम अच्छे से जानते थे, लेकिन परिवार को जोड़े रखने के लिए वो नेहा की नादानियों को माफ कर देते थे। इधर समय बीता और कविता जी अब ज्यादा बीमार रहने लगी थी। नीलम अपनी सास कविता जी की खूब सेवा करती, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। कविता जी को आभास हो गया था कि अब वो और ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। एक दिन उन्होंने अपनी बड़ी बहू नीलम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है। मुझे पता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वो दोगी? नीलम बोली, माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कहती हैं? देखना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन कविता जी उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, नहीं बेटा, अब सच में मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें इस घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। मुझे पता है कि उसे तुम ही पूरा कर सकती हो। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? माँ जी, आप आदेश कीजिए। बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये परिवार अब तक जिस तरह जुड़कर रहा है, आगे भी वैसे ही रहे। इस परिवार को बांधे रखना।
कभी बिखरने मत देना। यही तुम्हारे बाबूजी भी चाहते थे और यही मेरी आखिरी इच्छा है। और हाँ, विक्रांत का ज़रा ध्यान रखना, मुझे बस उसकी चिंता लगी रहती है। माँ जी, आप फिक्र ना करें, आपकी कही हुई बात मेरे लिए आदेश है। मैं आपसे किया हुआ यह वादा आखिरी दम तक निभाऊंगी। यह कहते हुए वो अपना दूसरा हाथ कविता जी के हाथ पर रख देती है। कविता जी उसे आशीर्वाद देती हैं और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब नीलम के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। इधर विक्रांत बड़ा हो चुका है और उसका बस एक ही सपना है, आर्मी में जाकर देश की सेवा करना। विक्रांत एनडीए का टेस्ट क्लियर करके लेफ्टिनेंट की पोस्ट से आर्मी में भर्ती होता है। विक्रांत के अंदर शुरू से ही एक अलग ही जज्बा होता है। अपने पिता की तरह उसके अंदर देश प्रेम की भावना बहुत ही प्रबल होती है। कुछ समय बीतता है और विक्रांत की प्रमोशन होती है और वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाता है। विक्रांत इस बार महीने भर की छुट्टी आया था। घर में विक्रांत की शादी की बात चलने लगती है और फिर विक्रांत के लिए श्रुति के घर से रिश्ता आता है। अगले दिन विक्रांत के बड़े भाई संजय और भाभी नीलम विक्रांत के साथ श्रुति को देखने उसके घर जाते हैं। देखने में श्रुति बहुत ही खूबसूरत थी और आवाज इतनी मीठी मानो कानों में मिश्री घोल रही हो। विक्रांत की भाभी को श्रुति देखते ही पसंद आ जाती है, लेकिन एक बार वो विक्रांत से भी पूछती हैं, विक्की, कैसी लगी लड़की? भाभी, आप जैसा सही समझो। नहीं, तुम बताओ, आखिर पूरा जीवन तुम दोनों को ही तो एक साथ बिताना है। भाभी, मेरे लिए तो आप ही माँ के समान हो। पहले आप बताइए, आपको कैसी लगी? भाई, मुझे तो श्रुति बहुत पसंद है। मेरे प्यारे लाडले देवर के लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगी, लाइक मेड फॉर ईच अदर। इतना सुनकर विक्रांत मुस्कुराने लगता है। उसकी भाभी श्रुति के घर वालों के सामने कहती है, अगर आप सबको कोई ऐतराज ना हो तो मैं चाहती हूँ कि लड़का लड़की एक बार अकेले में बात कर ले तो अच्छा होता। यह सुनकर उनके घर वाले कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। श्रुति बेटा, जाओ, विक्रांत को बाहर बालकनी में ले जाओ। फिर उसकी भाभी भी श्रुति और विक्रांत को अकेले में जाकर बात करने के लिए इशारा करती है। श्रुति और विक्रांत बालकनी में बैठे हुए हैं। विक्रांत श्रुति से पूछता है, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी, पता नहीं। क्या आपको ये रिश्ता पसंद नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर कुछ तो पूछिए, आखिर शादी तो आपकी भी हो रही है, आपका भी पूरा हक बनता है मुझसे सवाल करने का। इतना सुनकर श्रुति मुस्कुराने लगती है, फिर कहती है, आप अपनी लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटी चाहते हैं? विक्रांत इतना सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे अपने लिए ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरा हर कदम पर साथ दे, मेरी भावनाओं को समझे, हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रहे। फिर विक्रांत अपना एक हाथ आगे करते हुए कहता है, क्या आप मेरे इस सफर में मेरी हमसफर बनकर मेरा साथ दोगी? श्रुति विक्रांत की तरफ देखती है और मुस्कुराकर अपना हाथ
उसके हाथ में दे देती है और कहती है, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपकी पत्नी बनूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको हर खुशी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और श्रुति शर्मा कर पलकें झुका लेती है। जब दोनों बाकी सभी के पास वापस आते हैं तो दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। फिर सबकी सहमति से विक्रांत और श्रुति का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। विक्रांत की 1 महीने की छुट्टी थी, इसलिए सभी चाहते थे कि इसी बीच दोनों की शादी करा दी जाए ताकि दोनों साथ में समय बिता पाएं। फिर क्या पता आगे कब छुट्टी मिले। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां चल पड़ती हैं। इधर हल्दी और मेहंदी की रस्म के दौरान विक्रांत श्रुति के पास व्हाट्सएप करता है, सुनो ना, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, अपनी पिक्स दो ना। इतनी भी क्या जल्दी है, बस कुछ टाइम और फिर मैं वहीं होंगी आपके पास। फिर जितना मर्जी हो जी भर के देख लेना। अरे यार, क्यों सता रही हो अपने दीवाने को? मुझे नहीं पता, जल्दी से मुझे अपनी पिक भेजो। श्रुति शर्माते हुए अपनी तस्वीरें विक्रांत को भेज देती है। विक्रांत जब उन तस्वीरों को खोलकर देखता है तो उसे श्रुति पर बहुत प्यार आने लगता है और वो श्रुति के साथ अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। दोनों को जल्द से जल्द शादी वाले दिन का इंतजार था और आखिर में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन विक्रांत और श्रुति की शादी थी। छोटी बहन कनिका अपने भाई को छेड़ते हुए कहती हैं, विक्की भैया, अब तो भाभी आने वाली हैं आपकी टांग खींचने के लिए। आपने मुझे बड़ा सताया है, अब मैं भी भाभी के साथ मिलकर आपको सताऊंगी और हम आपके खूब मजे लेने वाले हैं। विक्रांत कनिका को चिढ़ाते हुए कहता है, तेरी भाभी ऐसी नहीं है, वो खुद मेरे साथ मिलकर तेरे मजे लेगी। कनिका कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा, देख लेंगे भाभी किसकी तरफ होती हैं। और तभी नीलम भाभी आती हैं और कहती हैं, दोनों भाई बहन यूं ही मस्ती करते रहोगे? श्रुति के घर भी चलना है, वो पलके बिछाए कैप्टन साहब का इंतजार कर रही होंगी। क्यों कैप्टन साहब, चलना नहीं है क्या भाभी? अब आप भी इसके साथ मिल गई। इतना कहकर तीनों हंसने लगते हैं। सभी बाराती श्रुति के घर पहुंच जाते हैं। वहां बारात का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है। फिर जयमाला की रस्म होती है। जयमाला के वक्त विक्रांत एक घुटने को टेक कर बैठ जाता है और श्रुति विक्रांत के गले में जयमाला डाल देती है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और विक्रांत के दोस्त सीटियां बजा बजाकर शोर मचाने लगते हैं। फिर विक्रांत भी श्रुति के गले में जयमाला डालकर रस्म को पूरी करता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दोनों निश्चल प्रेम की साक्षात मूर्ति हों जो सदा के लिए एक दूसरे की हो गई हैं। मंडप में शादी की बाकी रस्म पूरी की जाती है। पंडित जी कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद श्रुति के माता पिता से उसका कन्यादान करने के लिए कहते हैं। श्रुति के माता पिता श्रुति का हाथ विक्रांत के हाथ में देते हैं और कन्यादान की सारी रस्म पूरी की जाती है। फिर विक्रांत श्रुति की मांग में सिंदूर भरता है और श्रुति आंख बंद करके उसे पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। उसके बाद विक्रांत गले में मंगलसूत्र डालता है।
और दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। सभी के आशीर्वाद के साथ फेरे संपन्न हो जाते हैं और श्रुति को विदा कराकर उसके ससुराल लाया जाता है। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो आप चैनल पर विजिट करके उसे ज़रूर सुन लीजिए। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।